हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं संधि के बारे में अपने पिछले दोनों वीडियोस से। और ये वीडियो भी कहीं ना कहीं संधि की तीसरे प्रकार के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है विसर्ग संधि। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ये बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो आते हैं हम आज के अपने वीडियो पर, और आज के वीडियो का विषय है विसर्ग संधि। वैसे तो विसर्गों का प्रयोग संस्कृत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में नहीं होता है, लेकिन हिंदी जो संस्कृत के सबसे क्लोज निकट भाषा मानी जाती है, उसमें कई जगहों पर इसका उपयोग होता है। अलग बात है वो भी बहुत ही दुर्लभ होता है, ठीक। और कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी भाषा में जहाँ पर विसर्ग युक्त शब्द जो हैं उनका प्रायः उपयोग होता है। जैसे उदाहरण दिए हुए हैं अतः, पुनः, प्रायः, सनय सनय, मतलब धीरे धीरे, इस तरीके के। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें वैसे तो विसर्ग होते हैं, लेकिन बाद में उनको विसर्ग के बिना ही यूज़ किया जाता था। जैसे मनः, तेजः, आयु, हरि, इनके स्थान पर अब मन, तेज, आयु, हरि, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है, इन सारे शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक। तो जब हम संस्कृत के अधिकांश शब्द हिंदी में चलते हैं, अलग बात है उनका तरीका, उनको प्रयोग करने का तरीका थोड़ा सा वहाँ पर बदल गया है, ठीक है। इसलिए हमको विसर्ग और विसर्ग संधि किस तरीके से होती है उसको जानना आवश्यक है। नहीं तो सिर्फ संधि में ही नहीं बल्कि वर्तनी के मामले में भी हमसे गलतियाँ हो सकती हैं। एक जो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर के साथ हो रहा था, व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन में से किसी के साथ हो सकता था, लेकिन विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल कभी भी विसर्ग के साथ नहीं होगा। विसर्ग का मेल होगा या तो स्वर के साथ या तो फिर व्यंजन के साथ, और उससे जो विकार या परिवर्तन होगा उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब जैसे इसमें भी प्रकार नहीं हैं, इसमें भी नियम हैं, कंडीशंस हैं, जहाँ पर हमको विसर्ग संधि का प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे यदि विसर्ग के आगे स, श, श, सा आए तो वो आधा श षटकोण वाला और आधा सा उसमें बदल जाएगा। जैसे निधन शंख, निशंक, दूधन शासन, दुशासन, निधन संदेह, निस्संदेह। तो यहाँ पर आप देखें तो जो शब्द रिपीट हो रहा है, जो शब्द बाद में आ रहा है, उसी का आधा भाग हमको पहले देखने को मिल रहा है जो बाद में, और उसके आगे जो भी हमारा शब्द है, दूसरा शब्द है जो वो सच रिपीट होते हुए चल रहा है, सच आकर के उससे जुड़ जा रहा है। यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में रा आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, ठीक। और ई तथा ऊ दीर्घ ई ऊ में बदल जाएंगे। जैसे निधन रव, नीरव, यहाँ पर नी के साथ में जब है नी की बात करें तो विसर्ग है, उसके जस्ट पहले ई है, ठीक है, और साथ में वहाँ पर रव आ रहा है, मतलब रा आ रहा है, तो वो क्या बन गया, नीरव। उसके अलावा निधन रोग, नीरोग, ठीक, निधन रस, नीरस। इस तरीके से शब्द में परिवर्तन होकर के एक नया शब्द बन रहा है जिसमें विसर्ग संधि का प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है। अब इसके आगे आते हैं। यदि विसर्ग के बाद च, छ, ट, ठ, त, थ आता है तो उसके स्थान पर श, श, सा, ये सब परिवर्तित होकर के बन जाते हैं। जैसे निधनतार, निस्तार, दूधन चरित्र, दुश्चरित्र, निधन छल, निश्छल। तो हमने कहा कि विसर्ग के ठीक बाद ता आए, टा आए, चा आए, छा आए, ठा आए या फिर था आए, तो वहां पर स, श और शा, इनका रिपीटिशन होना बनता है,
ठीक, तो ये जो हमने यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं उससे ये बात समझ में आनी चाहिए। अब इसके अलावा विसर्ग के बाद जो अगला नियम है वो क्या कहता है कि विसर्ग के बाद का, खा, प, फा रहने पर विसर्ग में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः धन काल मतलब प्रातः काल, ठीक, पयः धन पान पयः पान, अंतः धन करण अंतःकरण। तो यहां देखिए कोई परिवर्तन इस तरीके का नहीं हो रहा है। अब अगला नियम, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हो, ठीक है, जिसको हम सघोष व्यंजन कहते हैं, या फिर या, रा, ला, वा, हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग रा में बदल जाता है। जैसे दूधन निवार दुर्निवार, दूधन बोध दुर्बोध, निधन गुण निर्गुण, निधन आधार निराधार। इस तरीके का परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। ठीक, जहां पर विसर्ग से पहले कोई स्वर है लेकिन वो छोटा आ या बड़ा आ नहीं है, ठीक है, और उसके बाद सघोष व्यंजन आ रहे हैं और या, र, ला, वा, हा में से कोई एक आ रहा है, तो वहां पर रा आ जा रहा है, आधा रा जिसको आप कह सकते हो। मतलब दुर्निवार की जब बात की जाए तो रा जो यहां पर आ रहा है वो आधा है और विसर्गों का यहां पर लोप हो गया है। ठीक है, अब आते हैं, यदि विसर्ग से पहले आ, छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और बाद में कोई भी स्वर आए तो भी विसर्ग रा में बदल जाते हैं। जैसे निधन आशा, ठीक, निराशा, निधन ईह निरीह, निधन उपाय निरुपाय, निधन अर्थक निरर्थक। ठीक, तो यहां पर भी जो विसर्ग है वो रा में, आधे रा में बदल जा रही हैं। अब आते हैं अगले नियम के ऊपर, यदि विसर्ग से पहले अ आए और बाद में या, रा, ला, वा या हा आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग ओ में बदल जाता है। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इसके ऊपर बहुत बार प्रश्न पूछा जा सका है, जो पूछा जा चुका है। मनाधन विकार मनोविकार, मनाधन रथ मनोरथ, पुरः धन हित पुरोहित, मनाधन रम मनोरम। उसके अलावा अगर देखा जाए मनाधन हर मनोहर, अधाधन गति अधोगति, तपाधन भूमि तपोभूमि, पयाधन धन पयोधन। ठीक, मनाधन योग मनोयोग। ठीक, यहां सब क्या हो रहा है कि विसर्ग से पहले आ रहा है, ठीक है, और बाद में यारा लावा हा इस तरीके के जो वर्ण हैं वो आ रहे हैं, तो वहां पर विसर्ग का लोप होकर के ओ में परिवर्तन हो जा रहा है। अब अगला नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए, ठीक, फिर विसर्ग आए, बाद में का, खा, पा, फा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग शा में, षटकोणी शा में बदल जाता है। जैसे निधन कर्म निष्कर्म, ठीक, निधन काम निष्काम, निधन करुण निष्करुण, निधन पाप निष्पाप। इस तरीके का परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। ठीक, तो इसी क्रम में आगे चलते हैं कि अब कुछ विशेष संधियों के बारे में बात करते हैं कि जैसे जब, तब, कब, सब, अब। ठीक, इनके आखिर में पीछे अगर ही आए तो हा भा बन जाता है। जैसे जब धन ही जभी, तब धन ही तभी, कब धन ही कभी, सब धन ही सभी, अब धन ही अभी। इस तरीके के शब्द हमको वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक, तो अब आ जाते हैं कहाँ, जहां, यहां, वहां। जब इन शब्दों के बाद ही आता है तो ही स्वर सहित लुप्त हो जाता है और अंतिम ई पर अनुस्वार लग जाता है। जैसे यहां ही मतलब यहीं, कहाँ ही कहीं, वहां ही वहीं, जहां ही जहीं। ठीक, ये हिंदी में चलने वाले शब्द हैं, ठीक, जिनमें संधि हमने अपने हिसाब से किया और इसको इसीलिए हम विशेष संधि के हिसाब से देखते हुए चल रहे हैं। ठीक, अब जब पिछले विसर्ग संधि में हम उस नियम के बारे में बात कर रहे थे जहां पर
विसर्ग से पहले आ रहा था, बाद में यारा लावा आ रहा था और वहां पर ओ बन जा रहा था, वहां पे भी हमको कुछ एक अपवाद देखने हैं। जैसे पुनः और अंतः, अगर इस तरीके के शब्द आ रहे हैं और उसके बाद इनमें से किसी भी चीज का रिपीटिशन हो रहा है तो वहां पर ओ नहीं बनेगा, वहां पर रा बनेगा। जैसे उसके एग्जाम्पल क्या है? पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म, अंतः धन ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतः धन अग्नि, अंतराग्नि। इस तरीके के शब्द वहां पर बनेंगे। तो चूंकि ये विशेष संधियां थी तो उससे हमको वो अपवाद भी याद आ गया। और कहीं कहीं संस्कृत के रा, लोप, दीर्घ और यण आदि संधियों के नियम हिंदी में लागू नहीं होते, जैसे अंतर धन राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। ध्यान रखिएगा यहां पर अंतरराष्ट्रीय नहीं हो सकता क्योंकि दैट इज गोइंग टू विद इन द नेशन, मतलब एक राष्ट्र के अंदर ही, इसलिए अंतर मतलब बहुत सारे राष्ट्रों के बीच, अंतरराष्ट्रीय। स्त्री धन उपयोगी, स्त्रियोपयोगी, ठीक, उपरि धन उक्त, उपर्युक्त, जहां पर बहुत सारे नियम लागू नहीं हो रहे, एक विशेष संधि का निर्माण यहां पर हो रहा है, एक विशेष संधि का परिवर्तन यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, और इसमें हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिनको हम एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे, जिनका हम समाधान करते चलेंगे। ठीक, छोटा आ बड़ा आ के बाद एक छोटी ई बड़ी ई आए तो ए बन जाता है, उ आए तो ओ बन जाता है, री आए तो अर हो जाता है। ऐसा किस संधि में होता है? इसे कहते हैं एक वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा हो जाना, बड़ा तो नहीं हो रहा है, कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है। वृद्धि में आए औ इस तरीके से होता है, अयादि में तुम्हारा आए आओ इस तरीके से होता है, तो यहां पर इसका सही उत्तर है गुण संधि, ऑप्शन बी। अब प्रश्न 2 है, मतैक्य का संधि विच्छेद है। ए मत ऐक्य, बी मति धन ऐक्य, सी मत धन ऐक्य और डी मत धन ऐक्य। तो यहां पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मत धन ऐक्य। और वहां पर आ के साथ में ए आ रहा है तो ये इसको हम दीर्घ संधि कहेंगे यहां पर, और मतैक्य ये बन जा रहा है। ठीक, प्रश्न 3 क्या कहता है? छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री और लू के बाद कोई स्वर आए तो ये क्रमशः या, व, र, ला में बदल जाते हैं। इस परिवर्तन को कहते हैं गुण, अयादि, वृद्धि या यण। तो अब देखा जाए, या बन रहा, ई के बाद कोई स्वर आ रहा है, जैसे आ गया तो या बनना बनता है, ठीक है। ऊ के बाद में अगर क्या कहते हैं आ जाए तो वहां पर व बनना बनता है। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं वो यण संधि का, यण स्वर संधि का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यण स्वर संधि। अब आते हैं ऑप्शन 4 के ऊपर। यहां पर दिया हुआ है बद्ध्वागमन का संधि विच्छेद है। हमने पीछे पढ़ा हुआ था कि यहां पर आगमन आ, तो वहां पर अगर परिवर्तन करना है तो एक बड़ा ऊ होना चाहिए, तब हमारा काम चलेगा। मतलब कि यहां पर जो हमारा ऑप्शन सी है बधू धन आगमन, बद्ध्वागमन, उसका सही आंसर ऑप्शन चौथे प्रश्न का है ऑप्शन सी, बधू धन आगमन। ठीक, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। ऊ, ए, अए, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए आए, आए, ओ अव, औ आव बन जाता है। इस परिवर्तन को कहते हैं ए अयादि, बी गुण, सी दीर्घ और चौथा डी वृद्धि। तो गुण देख लिया वो नहीं हो सकता, दीर्घ नहीं हो सकता, वृद्धि नहीं है, तो फिर यहां पर ऑप्शन ए, ये सरल प्रश्न है, यहां पर ऑप्शन ए अयादि सही उसका उत्तर है, क्योंकि आए, आए, अव, आव ऐसा अयादि संधि में ही ये परिवर्तन होते हैं। अब अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, हिमालय का संधि विच्छेद है। हिमा प्लस लय, हिमा प्लस अलय, हिमा प्लस आलय और ऑप्शन डी हिम प्लस आलय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिम प्लस आलय। ठीक है, अब आते हैं अपने 7वें प्रश्न के ऊपर। वागीश शब्द का संधि विच्छेद है। ए वाक धन ईश, बी वाक जिसमें का पूरा है धन ईश, सी वाग धन ईश और डी वाग धन इश। तो वागीश में ई तो पूरा ही होना चाहिए, ठीक। तो
इस मामले में अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी वैसे ही हट गया। वाग ईश, वाग से इस का कोई संधि नहीं बैठती तो ऑप्शन सी इस तरीके से एलिमिनेट हो गया। अब का और ई क्या कहते हैं, जहाँ पर का पूरा हो गया आधा होगा, तो जब हम व्यंजन संधि का उदाहरण देखें तो वहाँ पर जो व्यंजन होगा वो बिना स्वर के होगा, मतलब कि ऑप्शन ए सही है, वाक धन ईश, वागीश। अब आते हैं 8वें प्रश्न के ऊपर, वाक धन मय का संधि पद होगा। अब हमने क्या कहा था, अगर का के बाद में माँ आता है तो वहाँ पर उसी वर्ग का वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा, मतलब कि वांग्मय, मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, जो है हमारा प्रश्न नंबर 9, पद धन छेद विग्रह शब्द का संधि शब्द क्या होगा। ठीक, अब हमने कहा था कि अगर इस तरीके का होता कि छा आ रहा है बाद में तो वहां पर चा भी ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो पदच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही ऑलमोस्ट एक जैसे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आप दो में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारा शब्द बन जाएगा वो हो जाएगा पदच्छेद। ठीक, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और ये इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। ठीक, संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या है। समधन योग, सम धन योग, सम योग धन योग और सम धन योग। तो ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक, और अब यहाँ पर व्यंजन संधि की बात आती है तो सम पूरा होना चाहिए, माँ पूरा होना चाहिए या हलंत वाला, तो स्वर के बिना मतलब हलंत के साथ, मतलब यहां पर हमारा ऑप्शन ए सही है, सम धन योग, तब हमारा बनता है संयोग। ठीक, तो अभी 3 वीडियोस के माध्यम से हमने ये देखा कि संधि के कितने प्रकार होते हैं और उसकी परिभाषाएं क्या हैं और उसके उदाहरण क्या हैं। तो अभी आज इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट सेक्शन में हमको लिख करके बताइए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। हम बहुत जल्दी फिर अपने अगले वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।